अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इमरान खान की सीट पर इलेक्शन लड़कर जीतने वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जियाले सरदार लतीफ खोसा ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक अहम बयानात दिए हैं। अहम बयानात क्या हैं, आइए जानते हैं। मौलाना फजल रहमान की काविशों की बात है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने पहली ज़रब लगाई है मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर और उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का साथ देकर अपने बयान से यू टर्न लिया है। तो अब मैं वही हैरान होता हूँ कि एक ही शख्सियत को लेके कितने मुतजाद इनके बयानात हैं कि जिस दिन एक्चुअली मौलाना साहब जा रहे थे वोटिंग के लिए, तो उससे पहले बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया टॉक की थी और उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जी मौलाना साहब से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है, बड़ी दूरअंदेशी के साथ उन्होंने सब कुछ किया है और हमारी बात सुनी है, हमारे कंसर्न्स जो हैं वो पहुँचाए हैं, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मौलाना साहब। और ठीक है, अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि उनको जो है वो यू टर्न का ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दे रहे हैं, मतलब यू टर्न का, वो भी यू टर्न का ताना। खैर, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान जिस असेंबली को खुद नहीं मानते उस असेंबली में 2/3 अक्सरियत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, उन्हें इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और हमारा मौलाना फजल रहमान से गिला बनता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जेल से बाहर आने तक पार्टी मामला बुशरा बीबी के हवाले किए जाएँ और बुशरा बीबी अलीमा खान को पार्टी का फोकल पर्सन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को फोकल पर्सन बनाने से इबाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इबाम है कि बैरिस्टर गौहर कुछ तो सलमान कमराजा कुछ कह रहे हैं जबकि असद कैसर और उमर यूब कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि इमरान खान जो है वो अमरीकी सदारती जो इलेक्शन होने जा रहा है 4 तारीख को, 4 नवंबर को, उन्होंने कहा जी उसके बाद जो है वो नवंबर में जेल से बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने के इम्कान रोशन है और वो सदर मुंतखब होने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए अदा करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर इस वक्त जो अपनी उम्मीदें हैं ना वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगा ली हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो खान बाहर कटाएगा, बेसिकली असल जो है वो नारा ये है। तो अब इस वक्त हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टोटल फोकस जो है वो हमारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चली गई, बट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना किसी तरह आवे तो आके मुश्किलात जी आसान की तरह। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो लतीफ़ खोसा साहब है ना, ये बेसिकली बुशरा बीबी कैंप से कंसिडर किए जाते हैं कि इनका ताल्लुक उस कैंप से है और पार्टी के मामलात के हवाले से उनके ऊपर जो है वो पार्टी के अपने अंदर से एक ग्रुप जो है वो पूरी तनकीद करता है कि खोसा साहब ने जो है जो रोल उनको अदा करना चाहिए था पार्टी के एहतजाज के हवाले से, पार्टी मतलब डी चौक के ऊपर एहतजाज वगैरह और ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, या मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर जो आना अदालती मामलात के हवाले से, खोसा साहब कहीं पर नज़र नहीं आते। तो अब चूंकि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो उनके कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए अब उनकी एक्टिविटी जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी और शायद इसीलिए वो ये बात भी कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी को जो है ना कोई ओहदा देना चाहिए। लेकिन पार्टी के अपने अंदर लोग जो हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि जनाब हमने तो मौरूसी सियासत के हमेशा खिलाफ बात की है, खान साहब ने हमेशा उसके खिलाफ बात की है, तो बुशरा बीबी का किस तरह नाम लिया जा सकता है या उनको किस तरह सब कुछ दिया जा सकता है। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान मुमकिना तौर पर 27वीं आईनी तरमीम पेश करने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम के मुमकिना नुकात क्या होंगे, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने अपनी वीडियो में बताया। नून लीग की जो कानूनी टीम है वो एक नया एक आइन का मुसवदा तैयार कर रही होगी, एक नई तरमीम का, जिसका मकसद याहिया फरीदी साहब का रास्ता रोकना, जो चीज़ें रह गई 26वीं तरमीम में उनको उस 27वीं तरमीम में डालकर तो उनको मंजूर करवाना। अभी तक जो चीदा चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक एक तो ये फ़ैसला किया गया हुकूमत की तरफ से कि ये जो जस्टिस मुनीब साहब को वापस लिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, तो अब इसकी जो हैयत है उसमें तब्दीली के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। जजेस की जो नंबर है उसको बढ़ा दिया जाए एक तरफ और उसमें अमीनुद्दीन साहब को उसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन इससे भी शायद उनका मकसद पूरा ना हो, 5 मेंबर भी अगर वो बना लें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो वो करने जा रहे हैं कि जी सीनियरिटी लिस्ट चेंज कर दें, कानून पास कर दें कि जब 3 जजेस के पैनल में से अगर जूनियर मोस्ट जज जो है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाए तो जो सीनियरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी दूसरे 2 जजेस की, और फिर जो चीफ जस्टिस के बाद जो जजेस होंगे वो सीनियरिटी लिस्ट में आगे आ जाएंगे। अब ये एक बड़ी बेहुदा तरमीम है, ये अक्कासी करती है आज़म नज़ीर तारड़ के ज़हन की, ये अक्कासी करती है शहबाज शरीफ के ज़हन की, अटर्नी जनरल के ज़हन की। ये वो सारे जो इस वक्त ये हुकूमती जो आपको नज़र आते हैं अरस्तू बातें करते हुए, यानी इससे घटिया तरमीम या इससे घटिया अप्रोच मैंने नहीं कहीं देखी। आप सीनियरिटी लिस्ट कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सीनियरिटी लिस्ट बनती है कब किसी आदमी ने ज्वाइन किया। तो अब अगर आपने चीफ जस्टिस आपने डिस्क्रिप्शन ले ली कि 3 के पैनल में से, जो कि नहीं होनी चाहिए और ये वापस होगी इसलिए कि ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी पर एक सबसे बड़ा हमला है। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? चीफ जस्टिस का चुनाव करने वाला।
3 जजेस में से। इसका मतलब है कि फिर वो इन 3 जजेस में रेस लग जाए इस चीज़ के लिए कि हम वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी हासिल करें ताकि हम चीफ जस्टिस बन सकें। तो फिर आज़ादी जो है अदलिया की और जो उसकी इंडिपेंडेंस है उसको तो आपने कंप्रोमाइज़ कर दिया, और ये काबिल कबूल नहीं है याहिया अफरीदी साहब को भी। ये मैंने उनकी तकरीर सुन के बताया, क्योंकि उन्होंने अपने खिताब में कहा ट्राइकोटमी ऑफ पावर, यानी ये उन्होंने कहा कि 3 डिवीज़न हैं, 3 हिस्से हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और जिनके अपने अपने इख्तियारात हैं। तो यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट है उसको इख्तियार दे दिया गया, एक जो जुडिशरी हमारा जो ऑर्गन है कि उसके अंदर वो मुदाखलत करे डेली बेसिस पे, बेंचेस बनाए, जजेस को लेके आए, उनको एवेलुएट करे। तो ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो तय हो चुका है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तो ये तो वापस जाना ही जाना है। तो अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो हुकूमत जो है वो ये तरमीम करने का सोच रही है। और इसके साथ साथ नाजरीन, अमेरिका, नॉर्वे और आज बरतानिया में सफारती कामयाबी के बाद पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और क्या इमरान खान को वाकई रिहाई मिलेगी, आइए जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या आ रही हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको जुल्फी बुखारी साहब ने शेयर किया। जुल्फी बुखारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। इससे पहले कासिम सूरी ने मुलाकात की अमेरिकन से, वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने बड़ी कोशिश की, और फिर 62 के करीब जो अमरीकी कांग्रेसमैन है उन्होंने एक ख़त लिखा और इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह बाद में नॉर्वे से शहबाज गिल साहब पहुँचे, उन्होंने जाके वहाँ काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी किया है, MOU साइन किया है, तो उसके असरात भी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। तीसरा, जुल्फी बुखारी साहब ने एक मरतबा फिर बरतानिया के अंदर से एक मजबूत आवाज़ उठाई है और 20 बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने ख़त लिखा है बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को, और डेविड लेमी इनका नाम है, इनको ख़त लिखा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत से इमरान खान की रिहाई की बात करें और नुमाइंदगी करें अपने पार्लियामेंटेरियंस की। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहाई मिलनी चाहिए। और जो प्री ट्रायल डिटेंशन है इमरान खान साहब की, यानी ये इमरान खान साहब तो सिर्फ एक ऐसे कैदी हैं जो जुडिशल रिमांड पे हैं, तो इसमें इमरान खान साहब उन्होंने कहा जी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसानी हकूक़, जमहूरियत और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी के लिए हर मौका पर खड़े हों। जनाब, ये अब डेवलपमेंट एक और आई है बाहर से। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट पे इसका प्रेशर पड़ता है। देखिए, हम पैसे जो मांगते हैं ना, जिससे हम मुल्क चलाते हैं, वो 3 जगह हैं जहाँ से हम पैसे मांगते हैं और पैसे लेते हैं, और दुनिया में कोई पैसे नहीं देता। एक जो है वो मुसलमान मुल्क हैं, और वो 2-3 मुल्क हैं जो आपको पैसे देते हैं। UAE आपको थोड़े बहुत पैसे दे देता है, या सऊदी अरब आपको कुछ पैसे दे देता है, और आपको कोई पैसे नहीं देता। अब वहाँ से भी आपको जवाब आना शुरू हो गया है। वो कहते हैं जी कारोबार कर लें आप हमारे साथ, हम आपको पैसे नहीं दे रहे। इंडिया में उन्होंने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान में उन्होंने बर्गरों की चेनें खोली हैं। यानी पाकिस्तान को आज भी वो मार्केट के तौर पे देखते हैं, और पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जैसे वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो 2 मुल्क हैं, ये एक चीन है जिससे आप पैसे मांगते हैं। तो चीन ने आज तक जिसको भी पैसे दिए उन्होंने अपने पैसे पूरे किए हैं, और उन्हें इंसानी हकूक़ से कोई सरोकार नहीं है चाइनीज़ को, या वो आपको जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का, बाकी चीज़ों का आपको दर्स नहीं देंगे। वो कारोबार की बात करेंगे आपके साथ। तो चाइनीज़ जो है वो घाटे में कभी नहीं जाते। उन्होंने जो यहाँ पे पावर प्लांट लगाए, बिजली बनाने के कारखाने, वो इतने महंगे लगाए कि वो मुनाफे में जा रही हैं उनकी कंपनीज, वो धड़ाधड़ पाकिस्तान से पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, जो चाइना की एक पॉलिसी है कि वो जब पैसा लगाते हैं तो उनको पता होता है कि ये पैसा हमने पूरा कैसे करना है, और अगर ये पूरा नहीं होता तो इसके बदले में हमने क्या चीज़ लेनी है। तो दुनिया में कई जगहों पे जहाँ पे उनका कर्जा वापस नहीं किया जा सका, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा मुतालबा करके बहुत बड़े बड़े एसेट्स लिए हैं। अब चाइना पाकिस्तान के बारे में क्या करता है, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन फिर भी चाइना भी पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की माशी हालत देख रहे हैं। तीसरी जो पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन रह जाती है वो IMF या मगरबी ममालिक, यानी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका, इनके ऊपर पाकिस्तान इन्हिसार करता है तीसरी जगह पे कि ये पाकिस्तान को पैसे देंगे। तो यहाँ से अब प्रेशर आ रहा है इंसानी हकूक़ को लेकर, क्योंकि यूरोप की और अमेरिका की पॉलिसी के अंदर इंसानी हकूक़ का एक एलिमेंट उन्होंने रखा हुआ है। हालांकि उन्हें इसका पास कोई नहीं, उन्हें इंसानी हकूक़ कश्मीर में और फ़लस्तीन में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें फौरी तौर पे इंसानी हकूक़ जो है वो नज़र आ जाएंगे यूक्रेन में। तो इसी तरह जो है इसराइल कुछ करेगा तो उन्हें नज़र नहीं आएगा, रशिया कुछ करेगा तो पॉलिसी थोड़ी चेंज होती है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है वहाँ पे, तो वो बार बार झंझोड़ते हैं, जिसकी वजह से अब यूरोप और अमेरिका इस बारे में आवाज़ उठा रहा है। अब अगर ये बार बार आवाज़ें उठेगी तो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इसका दबाव बढ़ता है। पाकिस्तान ने भी वहाँ लॉबिंग शॉपिंग की कोशिश की है, पाकिस्तानी सरकार ने जो है वो डॉलर्स खर्च किए हैं कि कुछ करके लॉबिंग की जाए मौजूदा रजीम के लिए, लेकिन वो लॉबिंग कामयाब हो नहीं रही, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज़ बिल्कुल उससे मुतजाद हैं।
और ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। नाजरीन, नए चीफ जस्टिस जस्टिस यहिया अफरीदी ने आते ही कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जो हुकूमत के लिए काफी परेशान कुन है। नौजवान सहाफी सदीक जान ने अपनी वीडियो में इस बारे में तफसील से आगाह किया। फिर उन्होंने एटीसी के इंतजामी जजेस की मीटिंग बुला ली 7 नवंबर के लिए। ये आपको मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 9 मई के तमाम केसेस एटीसी कोर्ट्स में, और वो जिस तरह से चलाए जा रहे हैं वो आपको पता है। जिस तरह से यास्मीन राशिद साहब हों, उमर सरफराज सीमा साहब हों, इजाज़ चौधरी साहब हों, इन सब के, या मियां महमूद रशीद साहब हों, इन सब के मामलात जिस तरह से पेंडिंग हैं और जिस तरह से अदलिया के साथ किया गया, और फिर आलिया नीलम साहबा ने जिस तरह से एटीसी के जजेस को चेंज किया था, और आलिया नीलम साहबा ने चेंज किया और फिर 2 माह 8 दिन तक एटीसी लाहौर में जज ही नहीं था जिसने इमरान खान की ज़मानतें सुनी थी। ये सारे मामलात तहरीरी तौर पर यहिया अफरीदी साहब के सामने आएंगे। उसके बाद 8 नवंबर को उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। इस पे हसनात मलिक साहब, मतुल्लाह जान साहब, वसीम मलिक साहब, मरीम नवाज खान साहब बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन इस पे बात करेंगे कि कौन सी अहम चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने हैं और क्या हो सकता है। उसके बाद उन्होंने तमाम कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से इक़दाम का हुक्म दिया, और फिर उन्होंने तमाम बेंचेस जो है वो मुनीब अख्तर साहब की मुशावरे से बनाए। उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को ऑन बोर्ड रखा, और फिर हुकूमत के लिए जो परेशान कुन चीज़ें हैं वो क्या अब तक हो चुकी हैं, ये जो बताई हैं ये भी परेशान कुन है। ख़ास तौर पर हुकूमत के तन बदन में आग लग गई कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की जो गेम है पूरी तरह से वापसी हुई है, और उनको जिस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुनीब अख्तर यहिया अफरीदी साहब, ये हुकूमत के लिए परेशानी थी। जिन दो को वो जुडिशल कमीशन से निकालना चाहते थे, वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, इन फोरम से निकालना चाहते थे, सीनियर यूनियन जज नहीं रखना चाहते थे, हर जगह पे वही मंसूर अली शाह साहब आ चुके हैं। और फिर हुकूमत के लिए ये भी एक परेशान कुन था कि यहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी तकरीब बरदारी में तमाम जजेस है बशमूल मुनीब अख्तर साहब। फिर हुकूमत के लिए ये भी परेशान कुन था कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और उनके लिए ये भी परेशान कुन था कि यहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जो है वो इनकार नहीं किया, और उन्होंने चीफ जस्टिस बनने की ये जो उनको नामजद किया गया था उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये भी हुकूमत के लिए परेशान कुन था कि यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हो गए, और इसी तरह से मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और पूरे जजेस जो इस वक्त अपने हलफ के साथ खड़े हैं वो सब यहिया अफरीदी साहब के साथ खड़े हो गए कि यहिया अफरीदी साहब से हमें कोई मसला नहीं है, हाँ इस प्रोसेस पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन उनकी ज़ात से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। फिर हुकूमत के लिए ये भी परेशान कुन था और है कि तमाम जजेस ने इकट्ठे मिलकर चलने का जो है वो फैसला किया है। उसके बाद अब हुकूमत की परेशानी क्या है, हुकूमत जो घबराई हुई है वो क्या है? हुकूमत घबराई हुई है कि एक तो कमेटी में ज़ाहिर है मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब आ गए, अब जो भी वो केस लगाना चाहेंगे वो लगाएंगे, और यहिया अफरीदी साहब अगर किसी बात पे इख्तिलाफ भी करेंगे तो वो अक़लियत में भी हुए तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे खुले दिल के साथ, लेकिन फैसला वही होगा जो कमेटी का फैसला होगा, और कमेटी में ज़ाहिर अक्सरियत अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की ही है। तो ये बहुत बड़ी हुकूमत के लिए परेशानी है, और हुकूमत के लिए परेशानी यह है कि कल जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, जजेस का मुतालबा ना आ जाए जिसमें जजेस कह दें कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है हमें ये करना चाहिए, या जिस तरह से हुकूमत के जो इक़दाम हैं चीज़ें इसके ऊपर ना आ जाए, अदलिया की बेतौकीरी पे ना आ जाए, अदलिया के फैसलों को जो बेवकूफ़ किया जा रहा है उस पर ना आ जाए, जिस तरह से 13 रुकनी बेंच का फैसला था और उसको इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट नहीं किया वो ना आ जाए। तो फिर हुकूमत को ये भी परेशानी है कि कल जो फुल कोर्ट मीटिंग है उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो दबाव में आकर और मखसूस नशिस्तें ना तहरीक इंसाफ को दे दे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद ना कर दे, तो ये परेशानी है हुकूमत को। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सियासतदान फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान नोक झोंक काफी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बात कहां तक पहुंची है, आइए जानते हैं। जो इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है वो मैं ज़रा आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने कहा, अब आप देखें वो पहले बैरिस्टर गौर खान साहब मुअज़्ज़ब शख्स हैं, उन्होंने कहा जी कि जो फैसल चौधरी साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पुराना वकालतनामा इस्तेमाल करते हुए फैसल चौधरी साहब की तरफ इशारा कर रहे थे वो कि उन्होंने कोई पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो खान साहब से मुताल्लिक है, लेकिन जो पार्टी डेजिग्नेटेड लॉयर्स हैं वो मंडे को ये करेंगे और इसको बाकायदा तौर पर 2 नई दरखास्तें दायर की जाएंगी। यानी फैसल चौधरी साहब की मामलात को उन्होंने डिसोन किया। फिर वो जो रऊफ़ हसन साहब हैं, रऊफ़ हसन साहब ने एक ट्वीट की और फिर उन्होंने फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब को टाउट ब्रदर्स कह के बुलाया, और फिर उन्होंने कहा कि इनका यही काम है और ये ऐसे है और इनको पार्टी में इसलिए दोबारा छोड़ा गया है कि डिवीज़न क्रिएट करें, कन्फ्यूजन क्रिएट करें। अब इंटरेस्टिंगली जो बातें उन्होंने की हैं उसके जवाब में फिर फवाद चौधरी साहब का बड़ा सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म आया। उन्होंने उनको ट्वीट के अंदर भी कहा है, एक तो ट्वीट के अंदर भी 2 दफ़ा उन्होंने उनको, मतलब मैं ये कहूँ एक दफ़ा तो उनको फवाद हसन फवाद साहब के भाई के तौर पर उन्होंने फिर साथ कहा है कि उनको एक गाली दी गई है, फिर एंड में भी उन्होंने एक गाली उनको कोडेड वर्ड्स में लिखी है और उन्होंने कहा कि ये जो है रऊफ़ हसन साहब
ये वो शख्स हैं जो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं पीटीआई से, और इन्होंने ही, जब आपको याद है इनको गिरफ्तार किया गया था, तो इन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के या मेंबर्स के नंबर दिए थे और बहुत से लोग बताया जाता है उसमें अरेस्ट भी हुए। ये एक ऐसी चीज़ है जो गंद जो होता है ना, वो मैंने आपको कहा था कि ये तो एंटरटेन कर रहा है हुकूमत को और सारों को। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।